नमस्कार टाबरो। अपने जो क्लासें चल रही थी भारतीय भूगोल के बाद में राजस्थान भूगोल की, और राजस्थान भूगोल के अंदर जो क्लासें हमने ली थी, पहले राजस्थान के सामान्य परिचय की, उसके बाद राजस्थान के स्थिति विस्तार की भी क्लासें हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की चर्चा की। भौतिक प्रदेशों के अंदर भी हम क्या है, चारों भौतिक प्रदेश थे, उनकी चर्चा हम विस्तृत रूप से कर चुके हैं। आज जो हम नेक्स्ट क्लास उसी राजस्थान के भूगोल से पढ़ेंगे, और राजस्थान के भूगोल से कौन से टॉपिक की चर्चा करेंगे, तो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या, राजस्थान का अपवाह तंत्र। कौन से टॉपिक रहेगा आज आपका, राजस्थान का अपवाह तंत्र। गुरुजी सबसे पहले तो हमें यह बात बताओ कि अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है। अपवाह तंत्र के बारे में मैं आपको पहले भारतीय भूगोल के बता चुका हूं वैसे तो विस्तृत रूप से, लेकिन जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी हो तो पहले वो देख ले। तो फिर भी अगर नहीं देखना चाहते हो तो मैं इसके अंदर भी बता देता हूं क्या, कि राजस्थान का अपवाह तंत्र कहने कर, राजस्थान का छोड़ दो, अपने इतना देखना अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। अपवाह तंत्र की मैं यहाँ पर छोटी सी परिभाषा लिख देता हूं। वैसे तो इसको अपवाह तंत्र खुद की परिभाषा से कोई क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन परिभाषा का अर्थ क्या होता है, हमें टॉपिक को समझने में सरलता रहती है। तो देखो हम थोड़ा सा इस अपवाह तंत्र के ऊपर परिभाषा के अकॉर्डिंग बात चलते हैं कि अपवाह तंत्र क्या है। अपवाह तंत्र क्या है, इसके ऊपर मैं चर्चा पहले बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी दोबारा बताता हूं क्या, वर्षा जल का स्थल भाग पर फैलाव। क्या लिखा, वर्षा जल का स्थल भाग पर फैलाव ही क्या अपवाह तंत्र कहलाता है। क्या कहा मैंने कि वर्षा जल है, ये वर्षा जल जो स्थल भाग पर जितनी दूर पर फैला होता है, या फिर वर्षा जल का जहां जहां क्या रहता है, फैलाव रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। कैसे गुरुजी, जैसे वर्षा जल है वो किसके रूप में हमें फैला हुआ दिखाई देता है, वर्षा जल हमें दिखाई देता है किसके रूप में, नदियों के रूप में। और सर और देखें वर्षा जल तो हमें किसके रूप में दिखाई देता है, झीलों के रूप में। झीलों के बाद में बात की जाए तो और भी हमें दिखाई देता है किसके रूप में, जैसे मैं बात करूं तालाबों के रूप में, तालाबों के बाद में बात करूं तो बावड़ियों के रूप में। ये अपवाह तंत्र के क्या रहते हैं, ये स्त्रोत रहते हैं। क्या रहते हैं, अपवाह तंत्र के ये क्या रहते हैं, स्त्रोत रहते हैं। इन्हीं को पूरे इन सभी को क्या कहा जाता है, अपवाह तंत्र कहा जाता है। तो कहने का अर्थ अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, तो वर्षा जल का स्थल भाग पर फैलाव को ही क्या कहा जाता है, फैलाव को क्या लिखा मैंने, सॉरी, वर्षा जल का स्थल भाग पर फैलाव ही अपवाह तंत्र कहलाता है। तो कहने का अर्थ ये किस किस के रूप में फैला हुआ दिखाई देता है, नदियों के रूप में दिखाई देता है, झीलों के रूप में दिखाई देता है, तालाबों के रूप में दिखाई देता है, और किसके रूप में दिखाई देता है, बावड़ियों के रूप में भी दिखाई देता है। इनके अंदर हम चर्चा करते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो केवल और केवल किसकी करेंगे, राजस्थान की नदियों की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, राजस्थान की नदियों की चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के नदियों की, या फिर इस नदियों से पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया। क्या कहा गया, राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो पहले हम क्या करते हैं, इनके प्रकारों की बात करते हैं। अपवाह तंत्र के प्रकार, कहा, राजस्थान, या फिर कितने भागों में विभाजित, अविभाजित भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर प्रकार बता देता हूँ। वैसे तो प्रकार नहीं होते इनके, विभाजित ही होता है। देखो बात करते हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र को किसके आधार पर, नदियों के बहाव के आधार पर। किसके आधार पर, नदियों के बहाव के आधार पर। मैं यहां पर लिख सकता हूं नदियों के बहाव के आधार पर। नदियों के बहाव के आधार पर राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया, राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में। कौन कौन सा, पहला अपवाह तंत्र जिसे क्या कहा जाता है, पहले अपवाह तंत्र को कहा जाता है आंतरिक अपवाह तंत्र। क्या कहा जाता है, आंतरिक अपवाह तंत्र।
क्या कहा जाता है? आंतरिक अपवाह तंत्र। गुरुजी आंतरिक अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र का अर्थ होता है कि ऐसा वर्षा जल जो किसी खाड़ी या फिर सागर में गिरने से पहले, क्या कहा मैंने? ऐसा वर्षा का जल जो बहकर किसी सागर या फिर खाड़ी में पहुंचने से पहले ही स्थल भाग में क्या हो जाता है? विलुप्त या फिर समाप्त हो जाता है। उस अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? आंतरिक अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्या कहा मैंने? कि ऐसा वर्षा जल का फैलाव, ऐसा वर्षा जल का फैलाव, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको लिख देता हूं, फैलाव जो किसी खाड़ी या फिर कह सकते हो सागर में गिरने से पहुंचने से पहले ही क्या है? स्थल भाग में क्या हो गया? समाप्त हो गया। कहने का भूगर्भ पट्टी के अंदर क्या समा गया, भूमि के अंदर ही चला गया, न कि सागर या खाड़ी में जाकर गिरा। उससे गिरने से पहले भूमि के स्थल भाग में समाप्त हो जाना ही क्या कहलाता है? आंतरिक अपवाह तंत्र कहलाता है। जैसे इस प्रकार की भारत में कई ऐसी राजस्थान और भारत में कई ऐसी नदियां, जो नदियां क्या है? किसी मरुस्थल से बहती है। तो मरुस्थल के अंदर आपको पता है कि वर्षा की कमी रहती है, जल की क्या रहती है? कमी रहती है, जिस वजह से वहां से कोई अगर नदी का बहाव रहेगा तो वो नदी क्या है? सागर या फिर खाड़ी में पहुंचने से पहले उस मरुस्थल के अंदर क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। तो उस नदी को हम किसका अपवाह तंत्र भाग देंगे? किसका कारण देंगे? तो आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग देंगे। इसके अंदर और बात करते हैं तो केवल नदियां ही नहीं, इसके अंदर जितनी भी क्या कह सकते हो आप, चाहे झीलें हैं, चाहे तालाबें हैं, तालाब है या फिर बावड़ी है, ये भी किसका भाग रहते हैं? ये भी आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग रहते हैं, क्योंकि ये भी कभी यहां से चलकर किसी सागर या खाड़ी तक नहीं पहुंचती, ये स्थल भाग तक ही क्या रहती है? सीमित रहती है। तो इनको भी किसमें शामिल किया गया? आंतरिक अपवाह तंत्र में शामिल किया गया। दूसरी बात करते हैं, क्या दूसरा जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है या फिर दूसरे राजस्थान का अपवाह तंत्र का जो भाग रहता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र। गुरुजी अरब सागरीय अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? अरब सागरीय अपवाह तंत्र का अर्थ हो गया कि ऐसी नदियां जो स्थल भाग से प्रारंभ होकर कहां अपना जल अरब सागर में गिराती हो, उसे हम क्या कहते हैं? अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहते हैं। और तीसरा जो भाग रहता है उसे हम कहते हैं क्या? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। तीसरा भाग क्या रहता है? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। कहने कर जो नदियां अरब सागर में गिरती है उसे अरब सागरीय अपवाह तंत्र, और जो नदियां कहां स्थल भाग से प्रारंभ होकर या फिर राजस्थान से प्रारंभ होकर कहां बंगाल की खाड़ी में जल गिराती, उन्हें हम क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र कहा जाता है। बात करें इसके बाद में कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कौन सा अपवाह तंत्र या फिर जो 100% टोटल अपवाह तंत्र है, इसके अंदर से कितने परसेंटेज आंतरिक अपवाह तंत्र है और कितने परसेंट बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र है, कितने परसेंटेज अरब सागरीय अपवाह तंत्र है। इनके अगर अंदर हम चर्चा करें तो सबसे पहले बात करता हूं किसकी? जो आंतरिक अपवाह तंत्र है वो राजस्थान के गुरुजी कितने? 60% अपवाह तंत्र है, उसमें से 100 में से 60% अपवाह तंत्र है वो कौन सा है? आंतरिक अपवाह तंत्र रहता है। उसके बाद में बात करते हैं तो कितनी? 100 में से 17% जो अपवाह तंत्र का भाग रहता है वो कौन सा रहता है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र रहता है। पीछे बचा कितना? 23%। कितना बचा? 23%। कहने का अर्थ 23% जो अपवाह तंत्र रहता है वो कौन सा रहता है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का रहता है। तो 23% किसका हो गया? बंगाल की खाड़ी का। 17% किसका होगा? अरब सागरीय होगा। और 60% किसका हो गया? आंतरिक अपवाह तंत्र। तो अब यहां पर एक बात आप कर सकते हो, क्या कि गुरुजी राजस्थान के अंदर नदियां सर्वाधिक, नदीय अपवाह तंत्र सर्वाधिक कौन सा है? नदीय अपवाह तंत्र की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? झीलें, तालाबों, सब नदियां तो है ही नहीं इसमें, और नदियों की बातें तो इसके अंदर रियल में है ही नहीं। ऐसी कोई एक दो नदी है जिसके अंदर वर्षा ऋतु में जल आता है, बाकी तो यहाँ पर सिर्फ नाम की नदी है। मरुस्थल कहें सिर्फ नाम की नदी है जो प्राचीन समय में बहा करती थी, वर्तमान में यहाँ पर कहते हैं उसके अवशेष से पाए जाते हैं, बाकी कोई नदियां नहीं है। तो सर्वाधिक नदी अपवाह तंत्र अगर देखे जाए तो राजस्थान में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। और दूसरी नदी अपवाह तंत्र देखा जाए तो कौन सा है? अरब सागरीय। और तीसरी की बात आ जाए तो कौन सा है? आंतरिक अपवाह। लेकिन टोटल अपवाह तंत्र की बात की जाए तो सर्वाधिक अपवाह तंत्र किसका रहता है? आंतरिक का। दूसरा किसका रहता है? बंगाल की खाड़ी का। और तीसरा किसका रहता है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र का रहता है। बात करते हैं इसके बाद में, क्या सर, कि जो
आंतरिक अपवा तंत्र है ये तो केवल और केवल क्या अपने थार के मरुस्थल में ही पाई जाती है, क्योंकि थार का मरुस्थल होगा, वहीं पर जो नदियां वगैरह है वो क्या है स्थलीय सागर या फिर खाड़ी तक नहीं पहुंच पाएगी। पठारी भाग होगा तो वहां पर नदियां क्या है बहकर क्या है खाड़ी तक पहुंच जाएगी, क्योंकि वो तो पठारी भाग है, वहां पर भूमि के पानी की सोखने की मात्रा वो क्या रहती है कम रहती है। लेकिन मरुस्थल भाग में सर्वाधिक सोखने की क्या है मात्रा रहती है, जिस वजह से वो जल है क्या खाड़ी या फिर सागर तक नहीं पहुंच पाता। तो बात क्या रहती है, जो आंतरिक अपवा तंत्र है, इस आंतरिक अपवा तंत्र में जो भाग है ये सर्वाधिक राजस्थान के कौन से भाग पर पाया जाता है, तो आंतरिक अपवा तंत्र है वो राजस्थान के पश्चिमी दिशा, राजस्थान की कौन सी पश्चिमी दिशा, या फिर कह सकते हो थार के मरुस्थल में। कहां पर पाया जाता है, थार के मरुस्थल में। कहने का अर्थ आंतरिक अपवा तंत्र राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर फैला हुआ है, तो फैला हुआ है पश्चिमी दिशा या फिर कह सकते हो थार के मरुस्थल में। अगर हम बात करें अरब सागरीय अपवा तंत्र की, तो अरब सागरीय अपवा तंत्र फैला हुआ राजस्थान के कहां, यह फैला हुआ राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में फैला हुआ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, क्योंकि दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर क्या आपका अरब सागर है, तो यहीं से नदियां बहकर क्या जाएगी। तो राजस्थान के भी क्या दक्षिण पश्चिम दिशा में फैला हुआ अपवा तंत्र, जिसे क्या कहते हैं अरब सागरीय अपवा तंत्र कहते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें क्या गुरुजी, तो इसके अंदर बात रहती है सबसे पहले कि अरावली का जो दक्षिणी भाग है, किसका, अरावली के दक्षिणी भाग से निकलने वाली नदियां, क्या कहा मैंने कि अरावली के दक्षिणी भाग से निकलने वाली नदियां सारी गुरुजी कहां, अरब सागर में जाकर क्या अपना जल गिराती है। और हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र, तो बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र रहता है कहां पर, तो ये रहता है कहां, राजस्थान के या फिर राज्य के पूर्वी व, यहां पर क्या लिख चाहते हो, पूर्वी व दक्षिण पूर्व। एक तो पूरा पूर्वी भाग हो गया, एक क्या हो गया दक्षिण पूर्वी भाग, जिसे आप हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हो। यहां पर जो अपवा तंत्र फैला है या यहां पर जो नदियां हैं वो सारी नदियां कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां है। इनकी अगर बात की जाए क्या गुरुजी, ये नदियां सारी क्या कहा अरावली के किस भाग से निकलती है, तो इनका उद्गम होता है वो अरावली के पूर्वी भाग से उद्गम होने वाली नदियां। क्या कहा मैंने, अरावली के पूर्वी भाग से उद्गम होने वाली नदियां हैं वो गुरुजी क्या है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्लियर बात, तो ये रहता है आपका सबसे पहले इसकी बातें। उसके बाद हम पता करते हैं कि राजस्थान के कौन कौन सी नदियां जो आंतरिक अपवा तंत्र का हिस्सा रहती है, कौन कौन सी नदियां अरब सागरीय अपवा तंत्र का भाग रहती है, और कौन सी नदियां जो बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का भाग रहती है। पहले आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। बात क्या रहती है अपवा तंत्र, नदी अपवा तंत्र बात करते हैं किसकी, नदीय अपवा तंत्र किसका, राजस्थान का, राजस्थान का नदीय अपवा तंत्र। इसकी बात हमने कितने भागों में डिवाइड किया था, 3 भाग बनाया था। पहला बनाया था आंतरिक अपवा तंत्र, दूसरा बनाया था अरब सागरीय,
अपवा तंत्र, और तीसरा बना था वो कौन सा बना था आपका, बंगाल की खाड़ी। कौन सा बना था, बंगाल की खाड़ी अपतंत्र, ये बना था अरब सागरीय अपतंत्र, और वो कौन सा था, आंतरिक। अब हम पता करते हैं कि आंतरिक अपतंत्र की कौन कौन सी नदियां हैं, जो कौन कौन सी राजस्थान की नदियां जो आंतरिक अपतंत्र का भाग रहती है। इनके अंदर देखें तो आंतरिक अपतंत्र के अंदर बहने वाली नदियों की चर्चा करें तो पहली नदी आती है आपका, नदी का नाम है कौन सी, गगर। गगर नदी राजस्थान में किस अपतंत्र का भाग है, आंतरिक। दूसरी बात करें गगर के बाद में तो नदी रहती है कौन सी, कातनी, इसको कांतनी बोलते हैं, कांतनी। तीसरी नदी की बात करें तो कौन सी रहती है, नदी का नाम होता है काकनी, काकने बोलते हैं, काकने नदी। चौथी की बात करें तो कौन सी आती है, साबी, कौन सी आती है, साबी। पांचवी की अगर बात करें तो कौन सी नदी आती है, मेथा, कौन सी आती है, मेथा। छठी की अगर बात करूं तो कौन सी आती है, रूपारेल, कौन सी आती है, रूपारेल। अगर अगली की बात करूं तो कौन सी आती है, खंडेला, कौन सी आती है, खंडेला। इस प्रकार से जो ये नदियां रहती है, एक नदी और रहेगी जो प्राचीन समय में तो कहते हैं बंगाल खाड़ी का अपतंत्र था, लेकिन वर्तमान में इसको हम किस में पढ़ते हैं, आंतरिक अपतंत्र में पढ़ते हैं। कौन सी नदी, नदी का नाम है बाणगंगा, ये पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ये नदियां सारे सारे गुरुजी किसका भाग रहती है, ये रहती है आंतरिक अपतंत्र की। पहली कौन सी है, गगर। दूसरी बात करें कांतनी, तीसरी बात करें काकनी, चौथी की बात करें साबी, मेंथा, रूपारेल, खंडेला। एक रूपनगढ़ और है, एक कौन सी रहेगी, रूपनगढ़, रूपनगढ़। ये सारी की सारी नदियां गुरुजी किसका भाग रहती है, ये रहती है आपके आंतरिक अपतंत्र का भाग रहती है। इसके अंदर अगर मैं थोड़ी सी और आपको सामान्य की बातें बताऊं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि आंतरिक अपतंत्र की सबसे लंबी नदी, क्या कह सकता हूं, आंतरिक अपतंत्र की सबसे लंबी नदी की अगर बात करूं तो गुरुजी कौन सी रहती है, गगर नदी रहती है। आंतरिक अपतंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गगर नदी। अगर मैं ऐसा पूछूं कि राजस्थान में पूर्णतः, क्या लिखा, राजस्थान में पूर्णतः, राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक अपतंत्र की सबसे लंबी नदी है, ये तो है, तो ये तो क्या राजस्थान के बाहर से आती है और राजस्थान के से पार हो जाती है, राजस्थान के अंदर नहीं बहती सर्वाधिक। राजस्थान में बहने वाली पूर्णतः सबसे लंबी नदी है, नदी के नाम क्या है, कांतनी। अगर मैं तीसरा अगर क्वेश्चन की बात करूं तो आप ये भी कह सकते हो कि राजस्थान के आंतरिक अपतंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी नदी आती है वो कौन सी आती है, काकनी। कौन सी, सबसे छोटी नदी। ठीक, इसके बाद में अगर बात करूं तो एक नदी की और विशेषता रहती है, किसकी, बाणगंगा की। बाणगंगा एक ऐसी नदी है जो प्राचीन समय में किसकी थी, वो बंगाल की खाड़ी अपतंत्र का भाग थी, लेकिन वर्तमान में किसका भाग है, आंतरिक अपतंत्र का भाग है, क्योंकि यमुना की ये सहायक हुआ करती थी और यमुना धीरे धीरे कहते हैं उत्तर की ओर खिसकती की, जिस वजह से ये क्या है, आज के वर्तमान में आंतरिक अपतंत्र का भाग बन गई। देखो इसके बाद में चर्चा करते हैं आगे की ओर। रोक लो। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं अरब सागरीय अपतंत्र की। अरब सागरीय अपतंत्र है, इस अरब सागरीय अपतंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। किसके आधार पर गुरुजी, क्योंकि राजस्थान से निकलने वाली नदियां अरब सागर की दो खाड़ियों में गिरती है। दो खाड़ियों में पहली ऊपर की खाड़ी है, उस खाड़ी को तो क्या कहा जाता है, कच्छ की खाड़ी। क्या कहा जाता है, कच्छ की खाड़ी। मैं आपको मानचित्र के माध्यम से समझाऊंगा, कच्छ की खाड़ी। और दूसरी जो खाड़ी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी। ये दोनों के दोनों खाड़ी है अरब सागर में और गुजरात के तट पर है, खंबात की खाड़ी। यहां पर आपको मैं डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं। ये आपका भारत का मानचित्र रहता है, इस प्रकार से दिख रहा है। इसके अंदर देखोगे तो ये जो ऊपर वाला, ये जो खाड़ी रहती है, ये खाड़ी कौन सी है, ये आपकी कच्छ की खाड़ी। और ये जो नीचे की खाड़ी रहती है, इस खाड़ी को क्या कहा जाता है, खंबात की खाड़ी कहा जाता है। तो कहने का अर्थ, राजस्थान से निकलने वाली कुछ नदियां जो क्या है, अरब सागर की कच्छ खाड़ी में गिरती है और कुछ नदियां कहां, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो कौन कौन सी नदियां इनके देखें तो देखो, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली अगर नदी की बात की जाए तो पहली नदी है, नदी का नाम क्या है, पश्चिमी बनास। क्या नाम नदी का,
पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास एक ऐसी नदी है जो कहाँ से निकलती है, राजस्थान के दक्षिणी अरावली से, लेकिन निकल के वो अरब सागर के कौन से भाग में जाके गिरती है, अपना जल गिराती है, तो कच्छ की खाड़ी में जाके गिराती है। इसके बाद में दूसरी अगर नदी की बात की जाए, नदी का नाम है लूणी। कौन सी नदी है? लूणी। लूणी राजस्थान की कह सकते हो अरब सागर में गिरने वाली, या फिर ऐसे कह सकते हो कि कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। वो कौन सी नदी है सर? लूणी नदी। लूणी की कई सहायक नदियां हैं, जिस सहायक नदियां लूणी की मैं चर्चा करूंगा तो उसके अंदर बताऊंगा, जैसे कौन कौन सी आप कह सकते हो, जमाई, जोजड़ी, खारी, और बात करें तो बांडी, एक जो आपने आंतरिक में पढ़ी थी उसी प्रकार से एक नदी का और नाम है क्या? खंडेला। और बात करें तो सिप्पू। इस प्रकार की कुछ ऐसी नदी है जो किसका भाग रहती है? लूणी की सहायक नदियां। और भी सहायक नदियां जब लूणी की चर्चा करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो सर इसके बाद में बात करते हैं खंबात की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां जो आपके अरब सागरीय पदतंत्र का भाग रहती है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली अगर नदियों की बात की जाए तो पहली नदी है, नदी का नाम है साबरमती। क्या नाम है? साबरमती। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? साबरमती। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी कौन सी है? लूणी। और सबसे छोटी कौन सी है? साबरमती खंबात की खाड़ी में। और अगर लंबी की बात करें, नदी का नाम क्या है? माही। क्या नाम रहता है? माही। ये माही क्या है? राजस्थान की खंबात की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी में से एक है। और इसके बाद आप कह सकते हो माही की सहायक नदियां, माही एवं इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियां। ये सारी की सारी नदियां गुरुजी कहां पर जाके गिरती है? आपके खंबात की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। इसके बाद हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो नदियों के आधार पर कर सकते हैं हम। एक नदी रहती है जिसे आप क्या कह सकते हो? बनास नदी। क्या है? बनास। बनास वैसे देखा जाए तो किसकी है? चंबल की सहायक नदी ही है, लेकिन इस बनास नदी राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी के अंदर भी हम इसकी चर्चा करते हैं जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक अगर जल का उपयोग हम कह सकते हैं तो किसका लेते हैं? बनास का लेते हैं। हाँ, जल तो सर्वाधिक किसका है? चंबल का है, लेकिन हम उपयोग किसका लेते हैं? बनास का लेते हैं, क्योंकि बनास राजस्थान के अंदर से प्रारंभ होकर राजस्थान के अंदर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली राजस्थान की पूर्णतः सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो रहती है आपकी बनास। बनास एवं उसकी सहायक नदियां। इधर बात की जाए तो कौन सी नदी रहती है गुरुजी? चंबल। चंबल की अगर सहायक नदियों की बात की जाए, देखो राजस्थान की सबसे लंबी नदी, या फिर ऐसे कह सकते हो राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। अगर आंतरिक में देखें या फिर अरब सागर में देखें, दोनों तीनों के अंदर भी राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, क्योंकि इसकी लंबाई है 966। इसके बाद में जो नदी जितनी भी नदियां चाहे आंतरिक की हो चाहे अरब सागर की, इन सभी की नदियों की इसकी तुलना में लंबाई क्या रहती है? कम रहती है। इसका मतलब राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। अगर पूर्णतः बंगाल की खाड़ी पूछे या फिर पूर्णतः आंतरिक की पूछे तो उसके अलग अलग प्रश्न रहते हैं। बात क्या है? चंबल की अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो एक चंबल की सहायक नदी का नाम क्या है? पार्वती। क्या नाम है नदी का? पार्वती। पार्वती की भी क्या है? बहुत सारी सहायक नदियां रहती है। पार्वती के बाद में बात की जाए, दोनों पर रहती है गंभीरी। कौन सी रहती है? गंभीरी। अगर 3 नंबर पे बात की जाए तो कौन सी रहती है? काली सिंधी। कौन सी रहती है? काली सिंधी। ऐसी बहुत सारी नदियां जो गुरुजी क्या है? चंबल की सहायक नदियां रहती है, और वो जाकर सीधी सीधी कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में अपना क्या गिराती है? जल गिराती है। तो ये था आपके राजस्थान की नदियों का जो पहले का डायग्राम, या फिर कह सकते हो सामान्य की बातें, वो आपके सामने मैंने इस बोर्ड के माध्यम से डायग्राम के माध्यम से आपके बीच में रखी। अब बात करेंगे हम
क्या है, आंतरिक अपवा तंत्र की नदियों की पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद में अरब सागरीय अपवा तंत्र की, उसके बाद में किसकी चर्चा करेंगे, बंगाल की खाड़ी नदियों की चर्चा करेंगे। तो आप इसका क्या स्क्रीनशॉट लो और इसको स्क्रीनशॉट के साथ साथ ये ऐसा डायग्राम आप भी अपनी कॉपी में क्या कर लेना, तैयार कर लेना। चलो चलते हैं आगे की ओर। अब पढ़ेंगे सबसे पहले आंतरिक अपवा तंत्र। किसकी चर्चा करेंगे, आंतरिक अपवा तंत्र। आंतरिक अपवा तंत्र से हम वहां से चर्चा करेंगे जो बातें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है, क्योंकि वैसे तो नदियों की बहुत लंबी चौड़ी बातें रहती है, उनसे तो क्या क्वेश्चन बनने की संभावना कभी रहती है कभी नहीं रहती है। लेकिन हम जो बातें करेंगे वो केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, वहां से क्वेश्चन आज तक पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जामों में भी क्या रहेंगे, पूछे जाएंगे। तो कौन सा अपवा तंत्र पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आंतरिक अपवा तंत्र। आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां, किसकी नदियां पढ़ेंगे, आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां पढ़ेंगे। मैं यहां पर छोटा सा एक डायग्राम बना लेता हूं, किसका, इस नदी का। देखो ये आपके राजस्थान का कौन सा, थोड़ा सी नीचे कर लेता हूं ताकि यहां पर और समझ आ जाए। ये आपका क्या रहता है, राजस्थान का उत्तरी भाग रहता है। कौन सा भाग रहता है, उत्तरी भाग। और इसके बाद में देखूं तो यहां पर एक इस प्रकार से एक नदी बहती है और वो इस प्रकार से क्या है, आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार से, इस प्रकार से नदी निकलती है और आगे जाकर क्या कर जाती है, फैल जाती है ऐसे। देखो कहां से, तो यहां पर राज्य है, राज्य का नाम क्या है बेटा, राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी, शिमला। शिमला के पास यहां पर कुछ पहाड़ियां, पहाड़ियां को क्या कहते हैं, शिवालिक की, सॉरी कालका की पहाड़ियां, कालका की पहाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के कौन सी राजधानी, राजधानी का नाम है शिमला। और जिस शिमला राजधानी के अंदर बात करें तो गुरुजी कहां से, कालका की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है, तो हम कहते हैं एक नदी है, नदी का नाम क्या है, ये देखो यहां पर ये पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, कालका की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से इस नदी का गुरुजी क्या होता है, इस नदी का होता है उद्गम। कौन से राज्य से, हिमाचल। ये कालका की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो ये कालका की पहाड़ियां रहती है आपके हिमालय का एक भाग रहती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर देखें तो बात रहती है इस नदी से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले उद्गम की बात आती है। उद्गम मैंने बता दिया कहां से, हिमालय के दक्षिण में, हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला के पास में कौन सी, कालका की पहाड़ियों से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। नदी कौन सी है, नदी का नाम है गगर। कौन सी नदी है, गगर नदी। सबसे पहले आंतरिक अपवा तंत्र की नदी की चर्चा कर रहे हैं, कौन सी, गगर। इस गगर आंतरिक अपवा तंत्र में 2 से 3 नदियों के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बाकी नदियों से किसी प्रकार के क्वेश्चन की कोई संभावना, क्योंकि उनकी कोई विशेषता रहती नहीं है, इस प्रकार से उनसे कोई क्वेश्चन बनने की संभावना भी नहीं रहती है। तो बात क्या, गगर नदी है, वो कहां से उद्गम होती है, हिमाचल प्रदेश, शिमला और कालका की पहाड़ियां से। इसके उद्गम के बाद की अगर बात की जाए क्या गुरुजी, इस नदी का विस्तार, क्या बात है, इस नदी का विस्तार। तो ये राजस्थान की एकमात्र नदी है, क्या कहा मैंने, यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस नदी का विस्तार रहता है 2 देशों के अंदर, इस वजह से इसे क्या कहा। बाकी राजस्थान की कोई ऐसी नदी नहीं है जिसका विस्तार 1 से या फिर 2 देशों के मध्य है, केवल और केवल एक नदी है जिसका 2 देशों में विस्तार है। नदी का नाम क्या, गगर। कौन से, अगर मैं इसके विस्तार की चर्चा गुरुजी किसके स्तर पर करूं, मैं विश्व के स्तर पर अगर इसकी चर्चा करूं विस्तार में, तो ये बहती है कहां, भारत प्लस दूसरा देश रहता है, देश का नाम क्या है, पाकिस्तान। इन 2 देशों के अंदर ये नदी क्या करी, फैली हुई है। कितने किलोमीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहते हैं ये 400 कितने 65 किलोमीटर
इसकी क्या रहती है, लंबाई रहती है। कितनी, 465 किलोमीटर के एरिया के अंदर क्या विश्व के स्तर भारत व पाकिस्तान दो देशों में फैली हुई है। इस वजह से इसे आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो क्या, ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी। किसकी, राज्य की। राज्य की केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय नदी है, कौन सी, घग्गर नदी। अगर इसके विस्तार कहां पर देखा जाए, इसका विस्तार देखा जाए भारत के संदर्भ में। किसका, इस नदी का संदर्भ अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए, ये भारत के किस किस राज्य में फैली हुई है, तो पहला राज्य तो आपको पता चल रहा है ऊपरी पर, कौन सा, हिमाचल। हिमाचल के बाद में कहती है थोड़ी सी प्रवेश करती है किस राज्य में, पंजाब। बहुत सारी किताबें पंजाब इसका बताती भी नहीं है, लेकिन रियल में ये पंजाब के अंदर फैली हुई है। पंजाब के बाद में बात की जाए तो तीसरा राज्य आता है, राज्य का नाम क्या है, हरियाणा। राज्य कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा के बाद में चौथा जिस राज्य की हम चर्चा कर रहे हैं, कौन सा, राजस्थान। कहने का अर्थ कि भारत के संदर्भ में ये 4 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन से राज्य से बहती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। सबसे पहले ऊपर हिमाचल प्रदेश आता है, बीच में थोड़ी सी पंजाब, बाकी हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, और आगे विश्व के स्तर पर देखें तो पाकिस्तान के अंदर क्या चली जाती है। और इसकी अगर बात की जाए किसके स्तर पर, राजस्थान के स्तर पर बात की जाए, किसकी, इस नदी की अगर राजस्थान के स्तर पर बात की जाए तो राजस्थान के मात्र कहते हैं 2 जिलों में फैली हुई। पहली जिसका नाम है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और दूसरा जिला रहता है, जिले का नाम क्या रहता है, श्री गंगानगर। 2 जिलों के अंदर फैली हुई नदी, नदी का नाम क्या है, घग्गर नदी। राजस्थान के अंदर कौन कौन सा सर्वाधिक, हनुमानगढ़ में रहता है, बाकी वर्षा ऋतु में कभी कभी सूरतगढ़ तक पानी आ जाता है। इसका मतलब किसमें आ गई, गंगानगर में। तो राजस्थान के अंदर अगर इसका वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राजस्थान में ये कितने 100 किलोमीटर एरिया के अंदर क्या इसका राजस्थान में क्या रहता है, विस्तार रहता है। वैसे हम चर्चा करते हैं राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर क्या नदियां नहीं, बीकानेर और चूरू। लेकिन एक गंगानगर भी एक ऐसा जिला है जिस जिले के अंदर केवल और केवल घग्गर नदी का पानी हो तो कभी कभी आता है, जब क्या है पीछे पानी का बहाव तेज हो या फिर कह सकते हो बाढ़ की स्थिति हो, तब जाकर घग्गर नदी का पानी इस गंगानगर तक पहुंचता है। बाकी ये गंगानगर भी बीकानेर की तरह है, इसके अंदर भी कोई नदी नहीं है। गंगानगर भी बीकानेर और चूरू की तरह है, जिसके अंदर घग्गर नदी का अगर पानी ना पहुंचे तो ये भी तीसरा एक ऐसा जिला बन जाएगा जिसके अंदर एक भी नदी का बहाव नहीं है। तो बात क्या रहती है, इसके विस्तार की बातें। इसके बाद में बात करते हैं क्या कि इस नदी का विस्तार के बाद में बातें चलती है इसकी विशेषता की। किसकी बातें चलती है, इसकी विशेषता। लेकिन विशेषता से पहुंचने से पहले इस नदियों के कुछ, इस नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैसे, देखो, जिस स्थान पर यह नदी प्रारंभ होती है, कहने कर जहां से नदी उद्गम होती है, उद्गम स्थान पर इस नदी को घग्गर नदी के नए नाम से जानने का इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है सरस्वती नदी के नाम से। घग्गर नदी को उद्गम स्थान पर किस नाम से जाना जाता है, सरस्वती के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बाद में कहते हैं कि ये नदी क्या है, ये नदी अपने कहां से, हम कह सकते हैं कि हनुमानगढ़ का जो किला है, किले का नाम है भटनेरगढ़। इस भटनेरगढ़ किले के बाद में कहते हैं इस नदी का पानी का भाव इतना रहता नहीं, जिस वजह से उसके बाद में ये नदी क्या है, समाप्त सी हो जाती है। समाप्त या फिर कह सकते हैं विलुप्त सी हो जाती है। इस वजह से इस नदी को हनुमानगढ़ के बाद में क्या कहते हैं, हनुमानगढ़ तक इसे कहते हैं लुप्त। क्या कहते हैं, लुप्त नदी, या फिर इसे क्या कहते हैं, इसी स्थान पर नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, लुप्त या फिर नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर के बाद में, हनुमानगढ़ के बाद में सूरतगढ़ तक कहते हैं कि यहां पर इस नदी को नदी न कहकर एक नाले के रूप में कहा जाता है। किसके रूप में, हनुमानगढ़, भटनेरगढ़, दुर्ग से सूरतगढ़, आप कह सकते हो पूरे राजस्थान के इस नदी को नदी न कहकर क्या कहते हैं, एक नाला कहते हैं। इस वजह से इस नदी को राजस्थान सूरतगढ़ में क्या नाला या फिर नाली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, नाला या नाली के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी और बात की जाए तो ये नदी क्या है, सरस्वती नदी के कहते हैं पेटे पर बहती है। क्या बहती है, सरस्वती नदी के पेटे बहती है। इस वजह से इस नदी को दर्शवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से, दर्शवती नदी के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। और अगर इसकी विशेषता, अगर उपनाम की बात की जाए तो यह नदी पाकिस्तान में किस नाम से जानी जाती है, पाकिस्तान में इसे कहते हैं हकरा, या फिर इसका दूसरा नाम है हाकरा। हकरा या फिर हाकरा, इसको किस
स्थान पर कहा जाता है, तो पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकरा या फिर हाकरा नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इसके बाद में उपनामों के बाद में हम करते हैं इसकी बात क्या है, इस नदी की और कोई विशेषता रहती है। देखो पहले आप इसका स्केच छोड़ दो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखो बात रहती है क्या, इसके बाद में अगर बात की जाए इस नदी के संदर्भ में क्वेश्चन बनने की, तो यह नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की एक तहसील है, तहसील का नाम है टिब्बी। कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले की तहसील है, तहसील का नाम है टिब्बी। इस टिब्बी तहसील का एक गांव रहता है यहां पर, जहां से प्रवेश करती है, गांव का नाम है तलवाड़ा। कौन सा गांव है? तलवाड़ा। इस तलवाड़ा गांव पर कहते हैं इस नदी का पानी काफी दूर में फैल जाता है, और फैलने के कारण यहां पर कहते हैं एक तालाब सा, मतलब एक झील का सा निर्माण हो जाता है। इस वजह से यहां पर इस नदी के द्वारा, घग्गर नदी के द्वारा हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में एक झील का निर्माण होता है, जिससे झील का नाम भी क्या रख दिया? तलवाड़ा झील ही रख दिया। क्या नाम रख दिया? तलवाड़ा झील। राजस्थान के उत्तर में अंतिम झील कौन सी है? तलवाड़ा झील। राजस्थान के उत्तर में अंतिम झील कौन सी है? तलवाड़ा झील। कौन से जिले में बनी है? हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी तहसील में? टिब्बी तहसील में। कौन सी नदी के द्वारा? घग्गर नदी के द्वारा बनाएगी। और इसके बाद में हनुमानगढ़ का कौन सा किला? हनुमानगढ़ के किले को कहते हैं भटनेर। किसके नाम से जानता है? भटनेरगढ़ के नाम से जानता है। यह भटनेरगढ़, या फिर कह सकते हैं राजस्थान का एकमात्र किला भटनेरगढ़, जो किस नदी के किनारे पर है? हम कह सकते हैं घग्गर नदी के किनारे पर है भटनेरगढ़। इस भटनेरगढ़ किले तक ही कहते हैं इस नदी का पानी रहता है पूरे वर्ष तक, इसके बाद में आगे इसका पानी नहीं आता। तो यहां तक कहते हैं इस नदी के जल से सर्वाधिक जो कृषि होती है वो किसकी कृषि की जाती है? धान की कृषि की जाती है। किसकी कृषि की जाती है? घग्गर नदी के जल से सर्वाधिक कौन सी कृषि की जाती है? तो धान की कृषि की जाती है। धान के अंदर बात करूं तो आप कह सकते हो चावल, चावल के बाद में कहो तो आप किसकी? गेहूं। इस प्रकार की यहां पर क्या सर्वाधिक कृषि होती है? वो घग्गर नदी के जल से की जाती है। पहली झील कौन सी बन गई? तलवाड़ा। इस नदी पर दो झील बनी हुई, एक तो राजस्थान में बनी है तलवाड़ा, एक हरियाणा के अंदर बनी हुई। कौन सी? हरियाणा के अंदर कहते हैं ये कृत्रिम झील है। वैसे एक बांध बनाया गया, बांध का नाम है ओटू। क्या नाम है बांध का? यहां पर ओटू बांध के बनने के कारण इस झील का भी निर्माण हो गया। उस झील को भी क्या कह दिया? ओटू झील ही कहा जाता है। क्या कहता है? ओटू झील। ओटू झील किस राज्य में बनी हुई है? हरियाणा। किस राज्य में बनी हुई है? हरियाणा राज्य के अंदर एक झील बनी है जिसका नाम क्या है? ओटू झील। और राजस्थान की झील का नाम क्या है? तलवाड़ा झील। चलो आगे की ओर चलते हैं। देखो बात करते हैं इसके बाद में रहती है क्या, इसकी और विशेषता की बात करें, क्या बताया मैंने कि भटनेर के बाद में इसका पानी विलुप्त हो जाता है, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं? हम विलुप्त नदी भी कह सकते हैं, या फिर इसे क्या मृत नदी के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद में नदी क्या करते हैं? मर जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मृत नदी के नाम से भी जाते हैं। इस नदी के अंदर दो जिले बताई, एक तलवाड़ा झील और एक कौन सी झील बताई मैंने आपको? ऊपर ओटू झील बताई। इस हनुमानगढ़ के अंदर कहते हैं कि इस झील के किनारे दो सभ्यता बसी हुई है। क्या बसी हुई है? सभ्यता। विद्यार्थियों मैं आपसे एक बात बताऊं कि सभ्यता किसे कहते हैं। सभ्यता पर मैं चर्चा आपको कर चुका हूं, जैसे आपके हिस्ट्री क्लास से लूंगा उसके सभ्यता के अंदर और विस्तृत रूप से बताऊंगा। सभ्यता का अर्थ क्या होता है कि प्राचीन समय में कोई ऐसा नगर गांव जो एक सुदृढ़ स्थिति में बसा हुआ था, लेकिन उस गांव पर कोई अकाली स्थिति या फिर कोई ऐसा संकट आ गया जिस वजह से वो गांव या तो नष्ट हो गया, या फिर वो गांव क्या है वहां से उस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर वो लोग चले गए। तो वो गांव है, वो गांव वर्तमान के अंदर हमें क्या है? एक खंडर के रूप में दिखाई देता है, और वो खंडर ही हमें क्या कहलाता है? एक सभ्यता कहा जाता है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? चर्चा आगे हिस्ट्री में और बातें करेंगे। तो इसे क्या, इस घग्गर नदी के किनारे दो सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, एक सभ्यता का है हरियाणा के अंदर। राजस्थान हनुमानगढ़ के अंदर एक सभ्यता, सभ्यता का नाम क्या है? कालीबंगा। क्या नाम है एक सभ्यता का? कालीबंगा। एक सभ्यता का नाम क्या है? एक सभ्यता रंगमय है। क्या नाम है? दो सभ्यता है इस नदी किनारे, एक का नाम है कालीबंगा, एक का नाम है रंगमहल। ये दोनों के दोनों कहां है? राजस्थान में। राजस्थान में किस जिले के किनारे, किस जिले में है? हम बात करते हैं हनुमानगढ़ के। इस नदी पर पूछी जाए तो तीन सभ्यता है। एक सभ्यता कौन सी है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा की सभ्यता को क्या कहा जाता है? बनवाली। क्या कहा जाता है? बनवाली सभ्यता। ये कहां है? ये पड़ती है आपकी हरियाणा के अंदर।
कहाँ पड़ती है? हरियाणा के अंदर। कहने का इस नदी के किनारे कितनी सभ्यता? 3 सभ्यता है, 2 राजस्थान में, एक कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा की सभ्यता को क्या कहते हैं? बनवाली सभ्यता। राजस्थान की सभ्यता उसे क्या कहते हैं? कालीबंगा और रंगमहल सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की अगर और विशेषता बात की जाए तो इस नदी के किनारे राजस्थान में 3 शहर बसे हैं। क्या है? इस नदी के किनारे राजस्थान में 3 शहर है। एक शहर का नाम तो क्या है? पहला आ गया हनुमानगढ़, दूसरे शहर की बात करूं, शहर का नाम है सूरतगढ़, और तीसरे शहर की बात करूं तो शहर का नाम है अनूपगढ़। क्या नाम है? अनूप, या फिर अनूपगढ़ बोलते हैं इसको, एक ही बात है, अनूपगढ़ बोल दो। ये 3 शहर हैं जो इस नदी के क्या रहते हैं? किनारे पर। राजस्थान में गगर नदी के किनारे कितने शहर हैं? तो 3 शहर हैं। ये थी इस नदी की क्या है, आपको जो आकृति के आधार पर मैंने कुछ बातें की। अब बात करते हैं इसकी विशेषता पर। किसकी बात करते हैं? इसकी विशेषता की बातें की। तो देखो अब इसकी विशेषता, जैसे मैं तैयार करूँ, एक नोटबुक ले लो और एक कॉपी, उसके अंदर जैसे जैसे विशेषता मैं लिखता चलूँ, उस विशेषता को आप भी अपनी कॉपी में क्या करते चलो? नोट करते चलो। पहली विशेषता क्या आती है? पहली विशेषता आती है इसकी, पहली विशेषता की अगर बात करूं क्या रहती है? राजस्थान आंतरिक अपवा तंत्र, आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है। किसकी? राज्य की। राज्य की सबसे आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी। दूसरी बात की जाए इसकी तो राज्य की एकमात्र नदी जो हिमालय से जल लेकर आती है। क्या कहा मैंने? कि हिमालय से जल लाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है कौन सी? घग्गर। अगर तीसरी विशेषता की अगर बात की जाए तो क्या? राजस्थान की एकमात्र क्या? अंतर्राष्ट्रीय नदी है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थ होगा एक ऐसी नदी जो 2 देशों से बहती है, उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। तो राजस्थान की एक ही मात्र नदी अंतर्राष्ट्रीय, इसका नाम क्या है? घग्गर। चौथी अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो क्या रहती है? राजस्थान या राज्य लिख सकते, राज्य की एक मात्र नदी है जो पाकिस्तान, कहां? पाकिस्तान में जल लेकर जाती। पाकिस्तान में राजस्थान से जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? इसका नाम क्या है? घग्गर नदी। अगर इसकी और कोई विशेषता बात की जाए तो मुख्यतः एग्जाम के अकॉर्डिंग विशेषता रहती है, वो तो बड़ी बड़ी ये विशेषता रहती है। या फिर ऐसे कह सकते हो, एक विशेषता और करें तो 5वीं विशेषता ऐसे बना सकते हो। क्या? उत्तरी राजस्थान। क्या लिखा? उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो कौन सी है? घग्गर नदी। इस नदी की अगर दिशा की बात की जाए, किस दिशा से किस दिशा की ओर ये बहाव रहता है, तो इसकी दिशा की अगर बात करें, दिशा रहती है इसकी कौन सी? उत्तर पूर्व से किधर? दक्षिण पश्चिम की ओर। इस नदी की जो बहाव रहता है किस दिशा से? उत्तर पूर्व से। ये किस दिशा की ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। तो इस नदी की क्या है? यही जो बातें थी, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेषताएं थी, जो मैंने आपके सामने लिख दी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और एक नोट्स के अंदर बातें करें। आंतरिक अपवा तंत्र की 2-3 बातें और बची, 2-3 नदियों की और बातें बची, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा और आंतरिक अपवा तंत्र को आज क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। देखो क्या रहती है, बात आती है इसके बाद में आंतरिक अपवा तंत्र की। और कोई नदी है क्या? उस नदी से कोई विशेषता रहती है क्या? देखो आंतरिक अपवा तंत्र की एक नदी आती है, नदी का नाम क्या है? कांतनी।
कांतनी नदी। ये कांतनी नदी कहां से, ये कांतनी नदी सिक्कर से प्रारंभ होती है। किस राज्य से प्रारंभ होती है? सिक्कर राज्य के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं। किस राज्य की? इसके उद्गम की बात की जाए, उद्गम की बात की जाए तो जिला कौन सा है? सिक्कर। सिक्कर जिले में कुछ पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? खंडेला। जब मैंने अरावली करवाई थी उसमें बताया खंडेला की पहाड़ियों, उसमें मैंने पहाड़ियों की चर्चा की थी। तो खंडेला की पहाड़ियों से इस नदी का क्या होता है? उद्गम। उद्गम होकर ये नदी अगर बहती है, कहने एकत्र राजस्थान में इसका विस्तार रहता है, वो रहता है सिक्कर। सिक्कर के बाद में बात करें तो झुंझुनू और चूरू की सीमा पर। आप चूरू में प्रवेश नहीं करते, चूरू की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इस कारण इस नदी की जो लंबाई रहती है वो कितने किलोमीटर है? इस नदी की लंबाई है 100 किलोमीटर। जो कितने जिलों में फैले? मुख्यतः इसके दो जिले थे। चूरू की तो सीमा में प्रवेश करते हैं, गांव है, गांव का नाम है सांखणताल। कौन सा गांव है? सांखणताल गांव, या फिर कह सकते हो मंडरेला। मंडरेला में मंडरेला झुंझुनू जिले का छोटा सा कस्बा है। उस मंडरेला के पास जाते क्या है, ये नदी है, वहां पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। चूरू में प्रवेश वैसे नहीं करती, सीमा तक जाती है। इस वजह से इसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही विशेषता रहती है। वो क्या विशेषता है? कि आंतरिक अपवाह, क्या लिखा? आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः सबसे लंबी नदी, कहने का राजस्थान से प्रारंभ हुई और राजस्थान के अंदर क्या होगी? समाप्त होगी। वो पूर्णतः सबसे लंबी नदी जिसका नाम क्या है? कांतनी नदी। इसके बाद में एक नदी और रहती है, नदी का नाम क्या रहता है? नदी रात है काकनी। क्या नाम होता है? काकनी। इस काकनी नदी की थोड़ी सी बात क्या रहती है? ये काकनी नदी प्रारंभ होती है कहां से? ये होती है जैसलमेर से। कहां से प्रारंभ होती? जैसलमेर से। ये केवल ये एक ऐसी नदी है जो, ये नदियां सारी क्या वर्षा ऋतु पर निर्भर है। जैसे वर्षा का जल आता है तभी क्या करिए नदियों का उद्गम होता है, बाकी नदियां सारी क्या होती है? सूखी रहती है। तो इसको आप ऐसा लिखते हो कि इस नदी का उद्गम कहां से हो? जैसलमेर से। और इसका ऐसे लिख सकते हो कि ये पूर्णतः, क्या लिखा? पूर्णतः वर्षा ऋतु पर निर्भर है। पूर्णतः वर्षा ऋतु पर निर्भर नदी कौन सी है? काकनी। ये काकनी नदी कहते हैं जब अगर वर्षा अगर अत्यधिक मात्रा में हो तो इसकी लंबाई क्या बढ़ जाती है, आगे की ओर बढ़ जाती है। लेकिन ये लगभग क्या है? राजस्थान के अंदर कितने? ये लगभग 27 किलोमीटर तक इसका क्या रहता है? बहाव रहता है। कितने किलोमीटर तक? 27 के अंदर इसकी विस्तार है वो कितने किलोमीटर? 27। पूर्णतः जैसलमेर जिले के अंदर ही बहती है। जैसलमेर जिले के अंदर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यहां पर कहते हैं इस नदी के द्वारा एक झील का निर्माण होता है। झील का नाम क्या है? बुज। कौन सी झील? बुज। बुज झील का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो हम कहते हैं काकनी नदी की। अगर इस नदी की विशेषता की बात की जाए तो इसकी एक विशेषता है केवल और केवल ऊपर वाली नदी की थी उसी प्रकार से इसकी विशेषता है। क्या विशेषता रहती है? कि राजस्थान, क्या लिखा? राजस्थान की आंतरिक अपवाह, क्या लिखा? राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र, सॉरी की नहीं, राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे क्या? छोटी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी थी? तो मैंने क्या बताया? कातनी। लेकिन सबसे छोटी नदी आती है वो कौन सी आती है? काकनी नदी आती है। आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर एक नदी की ओर चर्चा करते हैं, बाकी अपने कोई ऐसी नदियां हैं नहीं जिनसे क्या है कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट दो, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और अपने इस टॉपिक को क्या है एंड की ओर लेके जाता हूं, समाप्ति की ओर लेके जाता हूं। देखो बात रहती है अगली एक नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है बाणगंगा। जो प्राचीन समय में तो कहते हैं ये किसका भाग हुआ करती थी? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में ये किसका भाग होगी? वर्तमान में ये आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग हुई। बाणगंगा नदी को कहते हैं अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है।
की गंगा। बाण गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस नदी को अन्य नाम से देखा जाए तो इस नदी को एक और नाम रहता है, किसके नाम से? इसको रुंडित, रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये नदी कहते हैं उत्तर प्रदेश में राज्य में प्रवेश करते हैं, उसके बाद में आगे से क्या हो जाता है? खंडित होता है। खंडित को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस नदी के अगर उद्गम की बात की जाए, ठीक है, इस नदी के अगर उद्गम की बात की जाए तो ये होती है जयपुर जिले से। किस जिले से? जयपुर जिले के अंदर कुछ पहाड़ियां, पहाड़ियों को कहा जाता है बेराट की पहाड़ियां। कौन सी? विराट की पहाड़ियों से उद्गम होने वाली नदी बाणगंगा, जो जिसे हम अर्जुन की गंगा या फिर रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी कहाँ? ये नदी जयपुर, जयपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर से होती हुई सीधी सीधी कहाँ? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। इस नदी की अगर विशेषता की बात रहती है तो इस नदी की विशेषता है केवल एक, वो आप इतनी ही लिख सकते हो। रीट वाले विद्यार्थी थोड़ा सा खासकर ध्यान दें, क्या कि नदियों से क्वेश्चन इस प्रकार से विशेषता वाले क्वेश्चन आपके लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्या यह रहती है कि प्राचीन समय में बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी वर्तमान में आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग है। वो नदी कौन सी है? तो वो नदी रहती है आपकी बाणगंगा, अर्जुन की गंगा या फिर रुंडित नदी के नाम से जाता है। यह नदी प्राचीन समय में यमुना की सहायक हुआ करती थी, आज वर्तमान में किसी की सहायक नहीं है, क्योंकि आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां किसी की सहायक नदी के नहीं होती, क्योंकि अगर सहायक होती तो उसका क्या जल बंगाल की खाड़ी या फिर किसी न किसी खाड़ी तक पहुंच ही जाता। तो इसका किसी की सहायक नहीं होती, तभी ये क्या मरुस्थल या फिर किसी ऐसे भाग में बहती है जहाँ पानी की क्या होती है, बहुत बड़ी कमी रहती है, जिस वजह से ये नदियाँ क्या हो जाती है? आंतरिक अपवाह तंत्र का भाग कहलाती है। तो ये था आपके आंतरिक अपवाह तंत्र का टॉपिक, जो आज हमने क्या कर दिया? नदियों अपवाह तंत्र को शुरू करके और इस आंतरिक अपवाह तंत्र को भी पूरा कर दिया। अगली जो बातें करेंगे वो अपने बंगाली खाड़ी या फिर अरब सागर अपवाह तंत्र की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहे इस क्लास के साथ और इस क्लास को लाइक किया करो, इस क्लास को सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद विद्यार्थियों।